पहले तो ये चुनाव के पहले जल्दबाजी में करना, पहले ये जब आया था महिला रिजर्वेशन की बात हुई थी, नारी बंधन अधिनियम, तो एक कैलकुलेशन हुआ कि ये सब होते होते 34 के चुनाव तक हो पाएगा। लेकिन अब 29 के चुनाव के पहले ये तैयारी है और विधानसभा चुनाव के पहले ये 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। लेकिन जैसे अब है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर ये ले रहे हैं, तो ये जहां जिसकी आबादी है उसके हिसाब से हिंदी बेल्ट में ज्यादा आबादी बढ़ी है, केरला में या जो जिन राज्यों का जिक्र किया बात। लेकिन अगर मान लीजिए नई जनगणना हो जाती है, तब भी ये सवाल तो कायम रहेगा, क्योंकि अगर फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन या अपनी आबादी को नियंत्रित करने में जिन राज्यों ने अति उत्साह में बेहतर काम किया, वहां के नागरिकों की भी भूमिका रही, तो वो तब भी विक्टिमाइज होंगे अगर नई जनगणना आएगी तो भी। ये समझना चाहेंगे उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या कि नई जनगणना आ जाए और उसके बाद परिसीमन हो तो? जी नहीं। नई जनगणना आने से तो असंतुलन और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बिल्कुल। सन 2011 और 2026 के बीच केरला की जनसंख्या और कम हुई है, हम्म। तमिलनाडु की जनसंख्या अनुपात के रूप में कम हुई है, हम्म। और उत्तर भारत की जनसंख्या बढ़ी है। अब इसमें ना हम्म। कोई उत्तर भारत का कोई श्रेय दिया जाना चाहिए, ना उसे दोष दिया जाना चाहिए। दरअसल जनसंख्या बढ़ना घटना, ये कोई लोग मन में मिशन लेके नहीं चलते कि मुझे अपने राज्य हम्म। के सांसदों की संख्या हाँ। बढ़ानी है, इसलिए घर में 5 बच्चे पैदा करो। ये हम्म। गरीब लोग होते हैं। जनसंख्या का बढ़ना घटना गरीबी के कारण होता है। इसलिए गरीबों को ना तो इसकी सजा मिलनी चाहिए, ना ही इस चीज के लिए कोई पुरस्कार मिलना चाहिए, है हम्म। ना। हमें एक ऐसी आर्थिक स्थिति पैदा करनी चाहिए ताकि जो सबसे कमजोर समाज के लोग हैं, उन उनके वो अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करें। और वो जनसंख्या इसलिए नियंत्रित नहीं करेंगे कि आप उनको फैमिली प्लानिंग के भाषण या उपदेश देंगे। वो अपनी जनसंख्या तब नियंत्रित करेंगे जब उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो। आर्थिक स्थिति जिसकी बेहतर होती है, स्वाभाविक रूप से कम बच्चे अपने रखते हैं, है ना। खैर, ये तो एक बिल्कुल अलग मामला हुआ। 2026 आने से कोई संतुलन ज्यादा नहीं बढ़ेगा। देखिए, इस देश में हमें ये फैसला करना है अजीत भाई, कभी ना कभी करना है, कि हम ये जो देश का जो संघीय संतुलन है कैसे बना के रखें। पूरी दुनिया में ये होता है। जैसे अमेरिका में, मैं आपको अमेरिका की मिसाल दूं। अमेरिका की संसद में जो उनकी राज्यसभा है, जिसको वो सेनेट बोलते हैं, वो बहुत पावरफुल है। हमारी राज्यसभा जैसी नहीं है। अमेरिका के सबसे बड़े फैसले वहां की राज्यसभा में होते हैं, सेनेट। और पता है वहां सेनेट पे क्या नियम है? वहां के 50 राज्य हैं। वहां का एक कैलिफोर्निया है जो हमारे उत्तर प्रदेश जैसा है, और वहां का रोड्स आइलैंड है जो हमारे गोवा जैसा है। मगर दोनों को केवल दो दो सीट है। कैलिफोर्निया को भी केवल 2 सीट है, और रोड्स आइलैंड को भी 2 सीट है ना। तो ये क्यों किया? क्योंकि वो संघीय संतुलन बनाना चाहते थे कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी आवाज बड़ी होगी, तुम्हारी आवाज दबा दी जाए। दुनिया के हर संघीय व्यवस्था में कोई ना कोई तरीका ढूंढा जाता है संतुलन बनाने के लिए, ताकि किसी छोटे को दबाव महसूस ना हो। भारत के संविधान में भी इसकी एक भावना रही है, लेकिन शुरू में जब संविधान बना उस वक्त पार्टीशन की चिंता बहुत ज्यादा थी। तो हमारा एक अलिखित समझौता है कि ना तुम मेरे पे दबाव, ना तुम मेरे पे वर्चस्व रखोगे, ना तुम मेरे पे दादागिरी करोगे, ना मैं तुम पे दादागिरी करूंगा। इस समझौते को अगर हम ये डिलिमिटेशन करते हैं तो इस समझौते की भावना टूटती है। देश के बहुत बड़े हिस्से के लोगों को लगेगा कि यार ये तो हिंदी बोलने वाले हमारे ऊपर दादागिरी कर रहे हैं। उसके बदले में फिर वो क्या बात करना शुरू करेंगे? वो कहेंगे कि देखो हम इतना टैक्स देते हैं, देखो हमारी जीडीपी इतनी है। क्योंकि हकीकत ये है कि पश्चिमी और दक्षिण का जो पूरा भारत है, जैसे मैंने कहा, अहमदाबाद से हैदराबाद के बीच में आप लाइन खींच दीजिए, उसके इधर वाला जो भारत है वो संपन्न भारत है, और उसके उत्तर का जो भारत है वो विपन्न भारत है। तो फिर ये लोग जिनकी संख्या आपने लोकसभा में कम कर दी, ये पलट के कहेंगे अच्छा फिर हम इतना टैक्स क्यों देते हैं, अच्छा हमारा टैक्स के ऊपर ये क्यों होता है। इसलिए मेरा हमेशा मेरी मान्यता रही है, मेरा एक प्रस्ताव है, मेरा प्रस्ताव है कि उत्तर भारत के हिंदी भाषा भाषी अपनी जनसंख्या की धौंस जमाना बंद कर दें, और दक्षिण और पश्चिम भारत वाले अपनी टैक्स और जीडीपी की धौंस जमाना बंद कर दें। एक समझौता हो जाए कि हम पॉपुलेशन के आधार पे ज्यादा संसद में हिस्सा क्लेम नहीं करेंगे, और तुम जीडीपी ज्यादा होने की वजह से बाकी संसाधनों में ज्यादा हिस्सा क्लेम नहीं करो।
ये अगर समझौता हो तो ये हिंदुस्तान को ज्यादा पायदार बनाएगा, दीर्घकाल में चलिए, हमारा ये देश ये चलेगा। सैद्धांतिक बातें आप जानते हैं कि सैद्धांतिक बातें बहुत मुश्किल होती है जहां बहुत बड़ी आबादी को इस तरह के सैद्धांतिक दायरे में कुछ फैसला लेना हो। लेकिन दो सवाल मेरे हैं समझने के लिए। आ, पहला सवाल तो ये कि अगर आप कह रहे हैं कि हिंदी बेल्ट में सीटें ज्यादा बढ़ रही है, यूपी में 80 से आबादी के हिसाब से 138 हो जाएगी, या बिहार में ज्यादा सीटें, या एमपी में, तो आप मान रहे हैं इसकी लाभार्थी बीजेपी हो जाएगी, आप या विपक्ष जिनको अंदेशा है। तो इसका मतलब विपक्ष मान के चल रहा है कि अगर यूपी में 80 से 138 सीटें हो गई, बिहार में 40 से 72 हो गई, राजस्थान में 25 से 47, या एमपी में 29 से 50, तो यहां हमेशा बीजेपी ही लाभार्थी होगी, बीजेपी ही जीतेगी, जनता उन्हीं को पसंद करेगी, क्योंकि नहीं नहीं अल्टीमेटली नहीं, चुनाव बिल्कुल भी तो नहीं। ईवीएम और वोटिंग से होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि बीजेपी चुनाव चाहे उत्तर प्रदेश में जीते या हारे, उसकी परफॉर्मेंस तमिलनाडु में बीजेपी की परफॉर्मेंस से बेहतर रहेगी। कम से कम आने वाले 10-15 साल के लिए आप ये कह सकते हैं। तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, उसमें आप चाहे तो तेलंगाना और कर्नाटका को भी जोड़ दीजिए, इन सब में बीजेपी हार कर भी ज्यादा वोट लेगी, कम वोट आएंगे उसको। बीजेपी की शानदार परफॉर्मेंस होगी तब भी बीजेपी को कम वोट आएंगे। और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी को हार कर भी ज्यादा वोट मिले। ये इक्वेशन कोई बदलने वाला नहीं है अगले 15-20 साल। तो अगर इन इलाकों को ज्यादा सीटें मिलती हैं तो बीजेपी चाहे जीते या हारे, कुल मिला के बीजेपी नफे में रहेगी इन राज्यों के आधार पर। केवल मैं ये कह रहा। अब दूसरा सवाल कि क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, होना क्या चाहिए ये जरा समझें, सॉल्यूशन क्या है, क्या फॉर्मूला अब है? मेरा सॉल्यूशन बड़ा साधारण है। नंबर एक, अगर आप महिला आरक्षण करने के बारे में गंभीर हैं, जो होना चाहिए हम सबको, एक लाइन का संशोधन पारित कर दीजिए, कल सुबह पार्लियामेंट में ले आइए। मुझे नहीं लगता विपक्ष विरोध करेगा। कहिए हम आर्टिकल 334 की धारा 1 का जो प्रोविजन था, जो हमने ही गलती से लगाया था 5 साल पहले, हम उसको वापस लेना चाहते हैं। महिला आरक्षण में सेंसस और डिलिमिटेशन की शर्त नहीं रहेगी। महिला आरक्षण को हम जनगणना और परिसीमन से नहीं जोड़ेंगे। जोड़ा हुआ था, ये संविधान से पंक्ति हटा देते हैं। हटा दीजिए। 2029 में 543 की लोकसभा होगी, उसकी हर तीसरी सीट महिलाओं को मिलेगी। इसके लिए किसी परिसीमन की आवश्यकता नहीं है, बड़े आराम से लागू हो जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, अगर परिसीमन करना है आज या कल, 2029 के बाद ये सब चीजें सोची जा सकती हैं। 800 करने में कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए, वो कीजिए। अगर आपको अब तक ध्यान नहीं था कि आप 2011 के आधार पर कर सकते थे, और अचानक अब इतना ताबड़तोड़ ध्यान आया कि अब आप कह रहे हैं कि नहीं, ये तो अगले हफ्ते ही हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं भाई। जहां आपने 11 साल तक सब्र कर लिया, अब ऐसा कीजिए, 1 साल और सब्र कर लीजिए। 2029 के चुनाव के बाद देश में इस पे राय बने कि भाई लोकसभा का साइज क्या करना है, 800 कर दीजिए। लेकिन आज का जो अनुपात है, उस अनुपात को मत बदलिए। जो अनुपात अलग अलग राज्यों का है, उसी अनुपात में बढ़ोतरी कीजिए। उत्तर प्रदेश में 80 के बजाय 120 हो जाए, बहुत अच्छी चीज है। लगे हाथ केरला की भी 20 की बजाय 30 हो जाए, तमिलनाडु की भी 39 के बजाय 59 हो जाए। इतना होने दीजिए ताकि किसी को यह महसूस ना हो कि भाई उसके ऊपर दबदबा है, उसके ऊपर कुछ नठैती की जा रही है, उसके ऊपर दादागिरी की जा रही है। वो नहीं, इस तरह से चलने दीजिए, देश सुचारू रूप से चलेगा। और बाकी इसके बाद पार्टियों को अपना लड़ना, ये चुनाव लड़िए, जो जीतेगा, जो जनता जिसके साथ, वो सिकंदर। मगर इस सब के चक्कर में आप देश की दीर्घकालिक एकता के ऊपर कुछ दरार मत डालें। तो ये बताइए, एक और सवाल, उसके बाद एक आखिरी सवाल, एप्रीहेंशन क्या है? एप्रीहेंशन जो आपने जितनी बात बताई, एक तो आपने बताया कि दक्षिण भारत में सीटें कम बढ़ेगी तुलनात्मक तौर पर देखें हिंदी बेल्ट में, और ये बीजेपी के लिए मुफीद है, यही एक एप्रीहेंशन है या और कोई एप्रीहेंशन है? नहीं, मेरा एप्रीहेंशन सिर्फ ये नहीं है कि इससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा। देखिए, कई चीजें होती है जिससे पार्टियों को फायदा होता है, और अगर कोई उचित चीज करने से किसी पार्टी को फायदा हो, तो अब आप इस पे कैसे एतराज कर सकते हैं? महिलाओं के आरक्षण से, मान लीजिए महिलाओं को आरक्षण करने से बीजेपी को फायदा हो जाए, तो क्या मैं कहूंगा इसलिए महिलाओं का आरक्षण नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। मेरा जो एप्रीहेंशन है वो ये,
कि जिस भाषा में स्टालिन ने अपनी बात रखी, आप ये कह सकते हैं कि वो जरा ज्यादा उग्र भाषा है। आप ये कह सकते हैं कि चुनाव के 5 दिन बाकी हैं इसलिए वो और ज्यादा उग्र भाषा में बोल रहे हैं। लेकिन मत भूलिए कि स्टालिन ये भाषा इसलिए बोल रहे हैं कि उन्हें पता है कि तमिलनाडु की जनता ये सुनना चाहती है। कल को यही भाषा पंजाब में बोली जाएगी, कल को यही भाषा बंगाल, ममता बनर्जी ऑलरेडी कह रही है कि तो बंगाल को बांटने की साजिश है। आप इस देश के ऐसे संवेदनशील इलाकों में, अगर जिन लोगों ने तमिलनाडु का इतिहास ना पढ़ा हो, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि 1950 में डीएमके क्या कह रही थी, जरा ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए देश किन किन संकट से बाहर निकल के आज यहां पहुंचा है। आप दोबारा देश को उसी संकट में डालना चाहते हैं। आप दोबारा चाहते हैं कि पंजाब के अंदर लोग वो भाषा इस्तेमाल करना शुरू करें जो कि केवल पार्टी, किसी एक पार्टी की विरोधी नहीं, बल्कि एक तरह से केंद्रीय सत्ता को चुनौती देने वाली भाषा हो। आप चाहते हैं कि बंगाल में ये सब भाषा हो, आप चाहते हैं पूर्वोत्तर के इलाकों में हो। तो मेरा एप्रीहेंशन ये है कि एक चुनाव जीतने के खातिर पूरे देश की दीर्घकालिक जो बहुत कठिन हमारी यूनिटी है, युगोस्लाविया और सोवियत यूनियन का एग्जाम्पल फिर मैं आपको दूंगा। एक जमाने में लगता था जो इतनी शानदार, देखो कितने बड़े इलाके को उन्होंने जोड़ के रखा हुआ है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इस तरह इतने बड़े कुनबे को संभाल के रखना आसान काम नहीं। तो ये थोड़ा समझदारी का चूंकि काम। आपके पास भी वक्त कम है, मेरे पास 2 सवाल बचे, तो ये क्यों कर रहे हैं मोदी? क्या ये इस तरह से परिसीमन और संविधान संशोधन विधेयक पास, हालांकि उसका हश्र क्या होगा अगला सवाल वो है, इससे क्या इनको फायदा हो जाएगा, इसलिए कर रहे हैं? क्यों इस जल्दबाजी में? जी बिल्कुल, खेल यही है कि आड़ हो महिला आरक्षण की, इसके चक्कर में आप विपक्ष पे दबाव डाला जाए कि देखो महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, और इस चक्कर में विपक्ष से यह प्रस्ताव पारित करवा लिया जाए। आज की तारीख में विपक्ष के पास वीटो है क्योंकि ये संविधान संशोधन का मामला, इस वीटो को विपक्ष जो है वो वापस ले, क्योंकि इस प्रस्ताव में ये लिखा गया है कि आगे से किस जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा, ये फैसला अब एक सामान्य कानून से लिया जाएगा, जिसका मतलब है उसके बाद विपक्ष के हाथ में कुछ नहीं बचे, हथियार नहीं रहे। तो विपक्ष से वो वीटो हटवा दिया जाए, आनन फानन में परिसीमन कर दिया जाए, और जो पिच है, मतलब जो 2029 के मैच की जो पिच है, वो फिर अपनी पसंद से तैयार की जाए। और जो मेरा एप्रीहेंशन है वो ये है कि परिसीमन के बहाने बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़े अनुपात में ये जेरीमेंडरिंग होने वाली है। जेरीमेंडरिंग होता है अपनी मनपसंद की लोकसभा की चुनाव क्षेत्र बनाना, ताकि उससे एक पार्टी का फायदा हो। अब आप कहेंगे बैठे बैठाए तुम्हारे मन में ऐसे विचार क्यों आए? वो इसलिए आए कि मैंने असम का परिसीमन देख लिया है। 2023 में असम में जो हुआ, इतना अभूतपूर्व चीज हुई है, तो हम हिंदी पट्टी वाले देखते नहीं है कि देश के बाकी इलाकों में क्या हो रहा है। अगर आप देखें कि असम में क्या हुआ था तो आप समझ जाएंगे मेरे मन में क्या एप्रीहेंशन। जो असम में किया गया वो पूरे देश में करने की योजना है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री ऐसी बनाई जाएगी जो कि पहले से ही किसी एक पार्टी की जीत को सुनिश्चित कर देगी। ये एप्रीहेंशन है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दबाजी में ना हो। आखिरी सवाल कि संविधान संशोधन विधेयक है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और दुर्भाग्य से कहें 2024 के नतीजों के बाद 2/3 बहुमत सदन में नहीं है। तो ठीक है, एक मानसिक दबाव विपक्ष को बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से महिला आरक्षण की आड़ में, ताकि ये कहें तो महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ है। लेकिन क्या इसका हश्र होगा, क्या लगता है? देखिए, सच तो ये है कि 2/3 तो छोड़ दीजिए, सरकार के पास फिलहाल तो मेजॉरिटी भी नहीं, 240 सीट। और मैं तो सोच रहा हूं कि तेलुगु देशम क्या मुंह लेके इसका समर्थन करेगी। तेलुगु देशम इस प्रस्ताव का समर्थन करके अपने वोटर के पास कैसे जाएगी कि हम आंध्र प्रदेश की सीटें कम करवा के दिल्ली से आ गए। तो एक बात तो स्पष्ट है मेरे विचार से, ये संविधान संशोधन जो है ये स्वीकार होने वाला नहीं है। विपक्षी दल, और केवल 4 विपक्षी दल अगर इकट्ठे हो जाए तो संविधान संशोधन रुक जाएगा। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी, केवल ये 4 पार्टियां अगर एक साथ इकट्ठा होकर इसके विरुद्ध वोट दे दें,
केवल एब्सटेन करने से काम नहीं चलेगा। अगर वो इसके विरुद्ध वोट देते हैं तो ये संविधान संशोधन रुक जाएगा। और मेरी ऐसी आशा है कि कम से कम इस स्वरूप में ये संविधान संशोधन पास ना हो। आप महिलाओं को आरक्षण देते हैं, सीधा एक लाइन का संशोधन कर लीजिए। विपक्ष को उसका समर्थन करना चाहिए, और अगर वो होता है तो बहुत अच्छी खबर। बहुत बहुत शुक्रिया योगेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। दर्शकों को भी बात समझ में आई होगी। अब कल से 3 दिन का विशेष सत्र है, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह सबके भाषण भी होंगे, और जाहिर है घेराबंदी कोशिश ये होगी प्रधानमंत्री की तरफ से कि हम तो देखो 850 सीटें बनाकर और महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते हैं, विपक्ष वाले तैयार नहीं है। लेकिन क्या विपक्ष इस तरह के दबाव में आकर, ये जो इसके पीछे खेल है जिसका जिक्र योगेंद्र यादव कर रहे हैं, उस दाव में विपक्ष फंसेगा? उम्मीद इसकी कम है। देखते हैं अगले 3 दिन में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी, नमस्कार।